हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 और इस प्यारे से चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। इसका इंट्रोडक्शन हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जो लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रहते थे या फिर उसके नियर बाय आइलैंड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, तो किस तरीके से वो माइग्रेट हुए थे एशिया से, साउथ सी से, और किस तरीके से वो मेको में और सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पर सेटल्ड हो गए थे। अब देखिए, साउथ अमेरिका जो है वो डेंसली फॉरेस्टेड था, बहुत सारे माउंटेन्स थे, और अमेजोन जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, वो सब भी यहाँ पर है। जबकि जो मेको है सेंट्रल अमेरिका में, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि साउथ अमेरिका में इतने माउंटेन और फॉरेस्ट होने की वजह से लोग ज़्यादा नहीं थे। बट मेको में जगह अच्छी थी, तो मेको या मेक्सिको, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लोग वहाँ पे सेटल हो चुके थे। अब हम बात करें कम्युनिटीज ऑफ कैरिबियन एंड ब्राजील। ब्राजील और कैरिबियन में कम्युनिटीज थी कौन कौन सी भाई, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो कम्युनिटी थी वो थी अरावाकियन लुकायोस। ये लगभग हंड्रेड्स के क्लस्टर्स में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? 100 का क्लस्टर क्या होता है? 100 के ग्रुप में। जो कैरिबियन सी के पास स्मॉलर छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, वहां पर उन, और उस जगह को आज क्या बोला जाता है? बहामास या ग्रेटर एंटिलीज बोला जाता है। उनको लेसर एंटिलीज से एक्सपेल कर दिया गया था, वहां से हटा दिया गया था। और किसके द्वारा? कैरिब्स के द्वारा। कैरिब्स वहां पे एक बहुत ही फियोस ट्राइब थी जिनको खुद ही रूल करना था। और जो अरावक्स थे, उनको लाइक कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, तो वो फिर वहाँ से वो आ गए थे। अब जो वहाँ पे आने लग गए, वो तो बहुत ही स्किल्ड बोट बिल्डर्स थे। उन्होंने सेल किया पूरा क्रॉस करके, और वहाँ पे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने लगे। बहुत ही, आप ये समझिए, ये वाली ट्राइब जो थी ना, बहुत ही स्वीट सिंपल सी ट्राइब थी। वो हंटिंग करा करते थे, फिशिंग करा करते थे, एग्रीकल्चर, कॉर्न वगैरह ग्रो करके, स्वीट पोटैटोज, ट्यूबर्स, कसावा, ये सब ग्रो करके वो क्या किया करते थे? ये सारा वर्क कंटिन्यू किया करते थे। अब एक सेंट्रल कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें, वो ये था कि जो भी फूड प्रोड्यूस होता था ना, वो उसको कलेक्टिवली फीड करते थे। दे फीड द फूड कलेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि कम फूड है तो कुछ लोग ही खा लेंगे, नहीं। उनकी जो ये कम्युनिटी की सबसे बड़ी बात थी ना, वो यही थी, दैट वाज यूनिटी। वो सबको एक मानते थे। ऐसा नहीं था कि वहां पे किंग को अलग माना जा रहा है, किंग क्वीन थे ही नहीं उनके। उन्होंने अपने आप को एक इंसान माना था। और वो बातें किसकी माना करते थे? जो वहां पे एल्डर्स थे, वो एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अरावाकियन लुकायोस के बारे में। पॉलीगैमी कॉमन थी। पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज्यादा मैरिजेस कॉमन थी। और ये जो अरावक्स थे ना, एनिमिस्ट थे। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक विचारधारा है, ये एक थॉट है। और ये थॉट क्या कहता है कि हर सुपर नेचुरल, हर जो नेचुरल चीज है ना, उन सब के अंदर आत्मा है। यानी कि जो पेड़ है सामने, इसके अंदर भी आत्मा है, ये पत्ती है, इसके अंदर आत्मा है, कोई इंसेक्ट है, उसके अंदर आत्मा है। इस चीज को एनिमिस्ट बोला जाता था। तो एक तरीके से इंटरमीडियरीज थे वर्ल्ड के और सुपर नेचुरल चीज में। लाइक बहुत ही बिलीफ, जो बहुत सारे बिलीफ थे इनके सुपर नेचुरल थे। कई सारी स्टडीज हैं इनकी। इनफैक्ट एक स्टडी में पता है क्या है? इनके अंदर कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था इनके ग्रुप के अंदर। और वो जो ग्रुप था, वो माना जाता है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने 2-4 पेड़ काट दिए थे बड़े बड़े, बिना माफी मांगे। और उन पेड़ का जो आत्मा था, उन पेड़ की जो सोल थी, वो उनको सताती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी कि हम इस डर में, हम इस खौफ में नहीं जी सकते हैं। इस हद तक वो सुपर नेचुरल चीज में बिलीव किया करते थे। फिर मान के चलो, आपके आसपास 10-12 मच्छर घूम रहे हैं, आपने मच्छर को इस तरीके से क्लैप करके मार दिया, और क्लैप करने के मारने के बाद आप रात को सो रहे हो, उन्हीं मच्छरों की आत्माएं बड़ी बड़ी होके आ रही हैं। तो इनके यही वाले थॉट्स थे। अब ये देखिए, इनको मैप में दे रखा है, ये साउथ अमेरिका है, अमेजोन रिवर है ये इनका एम्पायर। मैप्स हम अलग से एक वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो एनिमिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जिसको मॉडर्न साइंस कहता है इसमें लाइफ नहीं है, उसमें भी लाइफ या सोल होती है। अब जो अरावक्स थे, वो गोल्ड पहना करते थे ऑर्नामेंट्स में।
पर उन्होंने गोल्ड से ना बहुत ज़्यादा वैल्यू अटैच नहीं करी थी कि गोल्ड भाई अमीर लोग होंगे तो गोल्ड पहनेंगे, गरीब लोग हैं तो गोल्ड नहीं पहनेंगे। वो बड़े हैप्पी थे कि गोल्ड्स को एक्सचेंज करा करते थे बीड्स के बदले जो यूरोपियन से लेते थे, क्योंकि वो उनको बहुत ब्यूटीफुल लगता था। अब जो आर्ट ऑफ वीविंग थी, कपड़े वपड़े बनाना, ये सब काफ़ी वहाँ पे फेमस था। गोल्ड पहन के उनको लगता था वो थोड़े और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो जेनरस थे, काइंड थे, बहुत ही हैप्पी थे। और उन्होंने कोलैबोरेट भी किया था स्पेन के साथ कि गोल्ड वगैरह को सर्च करने के लिए। अब देखिए कुछ समय तक तो ये सही लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद लाइक 25 ईयर्स के बाद ये चीज़ों में दिक्कत आनी शुरू हो गई, क्योंकि स्पेन में जहाँ से वो गोल्ड निकाला करते थे वो जगह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेट कर दी। एक्सकेवेशन की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आने लग गए थे, जिसके बाद इनके रिलेशन जो थे वो खराब हो गए। अब ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील कैसे पड़ा है? तो वहाँ पे ना एक ट्री होता है, उसका नाम ब्राज़ील वुड होता है, जिसकी वजह से उसका नाम ब्राज़ील पड़ा है। और क्लियर जो डेंस फॉरेस्ट थे वो उसको नहीं काट पाए थे, क्योंकि एक्सेस नहीं था उनके पास आयरन का। वो बहुत ही हेल्दी और एक बड़ी खुशहाल जीवन जीते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल, मछलियाँ वगैरह सब खा रहे हैं। अब भाई साहब दुनिया में कोई खुश है तो किसी से देखा गया है क्या? दुनिया में लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी हैं। तो भाई साहब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब जो यूरोपियंस थे वो जब भी इनसे मिलते थे बड़े जेलस होते थे। बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, ना कोई राजा, ना कोई आर्मी, ना कोई चर्च, कोई भाई साहब दुनिया की ताकत रेगुलेट करने को नहीं थी इनकी। तो दैट्स व्हाई दे वर वेरी जेलस। तो ये सच्चाई है भाई। कोई ज्यादा खुश दिखता है अपने आसपास तो हमको बड़ी जलन होती है। रिश्तेदार देख लो ना, आपके रिश्तेदार आए हैं आपके घर और आप सच में तरक्की कर रहे हो, आप क्या आ जाए अभी 95-96% 11th में, जो कि पक्का आएंगे भैया, 100% आएंगे। फिर उनके चेहरे देखना कि हाँ 95 आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, इस बार तो बहुत ही नंबर बांट रहे थे लोग। इस टाइप के उनके थॉट्स होते हैं। अब स्टेट सिस्टम क्या था सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का? तो अगर हम बात करें कैरिबियन और ब्राज़ील के कॉन्ट्रास्ट में, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज थे, क्योंकि ये जो अभी हमने देखा ये तो कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का तो एग्जाम्पल था नहीं। यहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं, जेनरसली एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे हैं। लेकिन वहीं उल्टा क्या चीज़ थी, कुछ जगहों पर बहुत सारे अर्बनाइज सिविलाइजेशन थे। जो एग्जाम्पल है अर्बनाइज सिविलाइजेशन के वो हैं आस्टेक्स, मायास, इनकास। इनके मॉन्यूमेंट जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर रिमेन्स भी मिले हैं। अब अगर हम आस्टेक्स की बात करें तो आस्टेक्स कौन थे? अब देखिए ये एक प्यारा सा एक तरीके से मार्कर टाइप दे रखा है, बॉल कोट मार्कर, जिसके अंदर मायास की डेट वगैरह इंस्क्राइब्ड है। तो 12th सेंचुरी में जो आस्टेक्स थे वो माइग्रेट होते हैं नॉर्थ से और सेंट्रल वैली ऑफ मेक्सिको वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब थे बड़े खतरनाक टाइप के लोग, खतरनाक इन द सेंस बहुत ही पावरफुल लोग थे, और उन्होंने अपनी आर्मी को वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स को हरा हरा के एक्सपैंड कर लिया और खुद वहाँ पे रूल करना शुरू हो गए। अब जो आस्तिक सोसाइटी थी वो हायरार्कियल थी। हायरार्कियल यानी कि जो किंग है उसी का बेटा किंग बनेगा, प्रिस्ट है उसका बेटा प्रिस्ट बनेगा, और सबको उस हिसाब से रैंक दी गई थी। अब जो हेरिडिटरी नोबिलिटी थी वो स्मॉल माइनॉरिटी थी, जिस एक छोटे ही ग्रुप के लोग थे जिन्होंने सीनियर पोजीशंस जो गवर्नमेंट में थी, आर्मी में थी या प्रेस्टहुड में थी, वो ऑक्यूपाई कर रखी थी। अब नोबल्स ने क्या करा, जो नोबल्स थे उन्होंने सुप्रीम लीडर अमंग देम वो चूज किया करते थे अंटिल हिज डेथ तक। अब किंग को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन ऑन अर्थ बोला जाता था। माना जाता था कि जो किंग है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? सन का। कहाँ पे? अर्थ पे। जो वॉरियर्स थे, जो प्रीस्ट थे, जो नोबल्स थे, वो मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप्स था। बट जो ट्रेडर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस जो थे वो एंजॉय किया करते थे, और कई बार उनको गवर्नमेंट में एज एन एम्बेसडर और स्पाइस में इनको नौकरी मिल जाया करती थी। टैलेंटेड आर्टिशंस, फिजिशियंस, वाइज टीचर्स, उन सबको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करती थी। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या था, हायरार्कियल सिस्टम था जो मेन था। ऐसा नहीं था कि आपको टैलेंट बेस पे यहाँ पे वर्क मिलेगा। अगर चीज़ें फिक्स हो गई तो वो आपको हायरार्की बेस वर्क मिलता था। अब जो लैंड थी वो लिमिटेड थी, तो आस्तिक्स क्या किया करते थे, वो रिक्लेमेशंस किया करते थे। अब व्हाट इज रिक्लेमेशन? रिक्लेमेशन का मतलब होता है
वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके आप एक ऐसा लैंड बना दो जो कि सुटेबल है किसके लिए, हैबिटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। अब वो क्या करा करते थे, उन्होंने जो सबसे महान सबसे बेहतरीन चीज करी थी वो ये थी कि दे मेड आर्टिफिशियल आइलैंड्स। यस, दी आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जिनको उन्होंने चिनम्पास बोला था। उन्होंने लाइक ह्यूज रीड मैट्स और मर्ड प्लांट से आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। चलो ठीक है, हमने एक बार को मान लिया उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया, पर ये आर्टिफिशियल आइलैंड एक्सेप्शनली फर्टाइल था। लाइक यहाँ पे आप खेती बाड़ी पूरा कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने 1325 में कैपिटल सिटी तेनोश्तित्लन को बना दिया। पैलेसेस, पिरामिड्स, ये सारे लेक्स के आसपास बनाए गए थे। अब जो एम्पायर था उसका बेस रूरल था, यानी कि लोग क्या क्या कल्टीवेट करते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर से, कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश, पंपकिन्स, मैनियक रूट, पोटैटोज और बाकी जो सारी क्रॉप्स थी ना उसको भी किया करते थे। अब कुछ पीजेंट्स थे जैसे यूरोपियन सर्फ्स, वो अटैच थे लैंड से जो जो थी किसकी, नोबल क्लास की या दूसरों चीज़ की, तो वहाँ पे वो वर्क किया करते थे। और वर्क करने के बाद उनको जो भी हार्वेस्टिंग होती थी उसका एक पार्ट उन्हें दे दिया जाता था। कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे पुअर पीपल भी थे जो अपने बच्चों को सेल कर देते थे एज अ स्लेव्स। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड तक होता था, क्योंकि अगर पैसे वो दे देते थे तो उनको बाय बैक भी कर सकते थे। मान लो आपने अपना बालक 2.5 रुपए में बेच दिया, अब आपके पास पैसे आए और आपने 2.5 रुपए में वापस खरीद लिया। नहीं, 2.5 रुपए में ही नहीं खरीदते थे, अगर मार्केट वैल्यू चेंज होती थी उस बच्चे की। मान लो बच्चा आपने 2.5 रुपए में बेचा था, वो बड़ा हो गया, बट अब मार्केट वैल्यू उसकी और डबल हो जाएगी, लाइक वो ज़्यादा काम कर सकता है तो वो उतना पैसा देके फिर उसको खरीद सकते थे। अब आस्तिक्स ने क्या मेक श्योर किया था कि चिल्ड्रन जो थे वो स्कूल जाएं। लाइक चिल्ड्रन, नोबल क्लास के जो चिल्ड्रन थे वो कैलमेकैग जाया करते थे, जहाँ पे उनको मिलिट्री रिलीजियस लीडर बनने की ट्रेनिंग मिलती थी मतलब। और अदर्स जो थे वो तैपोशाली में जाया करते थे, जहाँ पे वो हिस्ट्री, मिथ, रीजन ये सब पढ़ते थे। जो बॉयज़ वगैरह को ये सब ट्रेनिंग मिलती थी, गर्ल्स को डोमेस्टिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। गर्ल्स भी स्कूल जाती थी बट उनको सिखाया सिर्फ डोमेस्टिक स्किल्स जाता था। अब अर्ली 16th सेंचुरी में जो आस्तिक एम्पायर था वो धीरे धीरे स्ट्रेन में आने लग गया, प्रॉब्लम में आने लग गया, क्योंकि कुछ और लोगों ने उन पे यहाँ पे अटैक कर दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मायाज। अब मायाज जो थे वो क्या थे कि मायन कल्चर जो था मेक्सिको का वो डेवलप हुआ था बिटवीन 11th एंड 14th सेंचुरी में। बट 16th सेंचुरी में उनके पास जो पॉलिटिकल पावर थी वो आस्तेक से कम थी। उनका मेन काम क्या था, कॉर्न कल्टीवेशन, जिसको उन्होंने रिलीजियस सेरेमनी, प्लांटिंग, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग सबसे रिलेट कर दिया था। एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, जिसकी वजह से वो सरप्लस गेन करते थे और वो रूलिंग क्लास को, प्रिस्ट को, चीफ को, इन सब को हेल्प करा करती थी एक नया आर्किटेक्चर बिल्ड करने में। और लाइक एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब के डेवलपमेंट में वो ये पैसा लगाया करते थे। उसके अलावा लिखाई पढ़ाई कैसे करते थे, पिक्टोग्राफिक फॉर्म था, यानी कि पिक्चर्स बना के ये लिखाई पढ़ाई किया करते थे। फोटो किसका है, ये माया टेम्पल का है। कहाँ पे है, माया टेम्पल तिकाल, गौतेमाला, 8th सेंचुरी में बिल्ड किया था उन्होंने। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कुछ लोगों को खतरनाक लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी ये बहुत खूबसूरत है। इस वाले पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video.